अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। टॉपिक हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट इन प्रीवियस लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, कुछ हम थोड़ा आगे डिटेल पढ़ेंगे इसके कि किस बॉइलिंग पॉइंट पे कितना वेपर प्रेशर बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लें बॉइलिंग पॉइंट के। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमने कहा था, अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, हमने कहा था कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जो बीकर पे बॉटम पे होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होती है, जो मिड में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, और जिस सरफेस पे होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। व्हेन वी प्रोवाइड हीट मॉलिक्यूल्स हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स की कोलाजन ज़्यादा हो जाती है, आपस में तेज़ी से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एंड कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हमने पढ़ा था उसके बाद कोलाजन के बाद क्या हो गया, हमने पढ़ा था कि जो लो काइनेटिक एनर्जी है वो कोलाजन करेंगे एवरेज के साथ, और एवरेज वाले करेंगे हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में कोलाइड करेंगे। इसके बाद जो हाई वाले होंगे वो क्या बन जाएंगे, वेपर प्रेशर बन जाएंगे, जिसे हम वेपराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था। उसके बाद हमने एक कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर हम इसके ऊपर लिड रख देते हैं, ढक्कन रख देते हैं अगर हम लोग, तो जो वेपर्स बनेंगे आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, जो गैस और वेपर्स होंगे वो वापस लिक्विड फॉर्म में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस। हमने उसके बाद पढ़ा था कि हमारे पास एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। तो वेपर्स जब बनते हैं तो एक तरफ से वेपर का प्रेशर होता है और एक तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर की कोशिश होती है कि मैं बाहर चला जाऊँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है कोशिश होती है कि वो वेपर्स को बाहर ना आने दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जब हम लोग ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड करते हैं, एक टाइम इस तरह का आता है कि वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बट हमने क्या करना है, हमने वेपर प्रेशर को हमने इंक्रीज़ करना है। वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ही वेपर ज़्यादा बाहर जाएंगे। ठीक है, हम इसको मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक ये देखिए ग्राफ है हमारे पास, ये देखिए इन्होंने टेम्परेचर बताया हुआ है कि वेपर प्रेशर है और साथ टेम्परेचर है कि हम किस टेम्परेचर पे कौन से जो सब्सटेंस है हमारे पास वो वेपराइज हो जाती है। हम थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सब्सटेंसेस क्या है, डाइथाइल ईथर है, इथाइल अल्कोहल है, और हमारे पास वाटर है। 0 डिग्री पे ये इसका वेपर प्रेशर कितना है, डाइथाइल ईथर का 200 मिलीमीटर मरकरी, इथाइल अल्कोहल का कितना है 25 मिलीमीटर मरकरी, और वाटर का कितना है 5 मिलीमीटर मरकरी। सबसे लेस वेपर प्रेशर किसका आ गया, 5 मिलीमीटर मरकरी का। उसने कहा कि जब हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले ईथर जो है ना वो वेपराइज हो जाता है लो टेम्परेचर पे। उसके बाद अल्कोहल होता है, अल्कोहल का टेम्परेचर ईथर के निस्बत ज़्यादा हाई होता है, वो और जो वाटर का होता है वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वेपराइज होता है। इसलिए क्या रीज़न है, वाटर जो है वो स्लोली वेपराइज क्यों होता है, टाइम ज़्यादा क्यों लेता है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमने यहाँ पढ़ा था जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपस में वेपर्स बने हैं तो इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं। हम जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इंटरमोलिकुलर जैसे वीक होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वीक होती हैं, फिर ज़रा ब्रेक होती है, फिर ही वेपर्स बनते हैं। वाटर जो होते हैं हमारे पास उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से ये वेपर्स बनने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू ईथर एंड अल्कोहल। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये देखिए हमारे पास ईथर है हमारे पास, तो ये 34.6 डिग्री पे हमारे पास जो है ना वो वेपराइज हो गया है। उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। ईथर जो इथाइल अल्कोहल है हमारे पास 78 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। बिकॉज हमने देखना था कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हमने देखना था कि जो क्या होता है, हमने कहा था जो वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, हमने डाइथाइल ईथर का पढ़ा, डाइथाइल ईथर 34.6 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, और वाटर किस पे हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, और इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये आप लोग के MCQs में भी आ सकता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखें, डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लिखें, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट के, कि बॉइलिंग पॉइंट से हमारे पास 3 फैक्टर्स आते हैं। पहला हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड्स, सेकंड हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, थर्ड हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था पोलर लिक्विड्स के बारे में। पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स। आप यहाँ से देख लें, नेचर ऑफ लिक्विड है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है एंड एक्सटर्नल प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड की हम बात करते हैं, दी पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड्स बिकॉज ऑफ पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज
या हाँ जी, इसका क्या मतलब है? पोलर लिक्विड्स का हमने पढ़ा था कि पोलर लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जिसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं? पोल्स जिसमें बनते हैं। पोल्स किस तरह बनते हैं? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हम HCl के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है इसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन को भी अपना 1 चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन की 3.0 है, ठीक है, और इसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम आती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं हमारे पास 2 आ जाती है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। अगर इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी चार्जेस जो हैं ये 7 है, और इसमें क्या हमारे पास सिर्फ 1 है। ये देखिए, एक तरफ 7 है और एक तरफ ये, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होंगे? कौन से ज़्यादा चार्जेस? जो ज़्यादा चार्जेस होंगे वही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो शेयर इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, वो क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जो साइन होते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है। ये इमेजिनरी साइन होते हैं, ये साइन रियल नहीं होते। जस्ट इसने एक एज्यूम किया है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो मैंने ले लिया, और हाइड्रोजन ने ये एज्यूम किया जो इलेक्ट्रॉन मैंने शेयर किया था वो मैंने क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। लेकिन असल में इमेजिनरी साइन असल में होता नहीं है, सिर्फ ये लोग एज्यूम करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो पोलर लिक्विड्स हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तभी जाके वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या है? प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस हैविंग स्ट्रॉन्गर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में वही बात आ जाती है जो हमने नेचर ऑफ लिक्विड्स में बात की है कि जो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हीट प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वेपर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। और एक टाइम इस तरह का आता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना इक्वल पोजीशन अटेन कर लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स. Substances having stronger intermolecular forces have high boiling point because such liquids attain a level of vapor pressure equal to external pressure at high temperature. वही बात आ गई कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की जब इक्वल आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. अब हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं. मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है, जब हमने कहा था कि हीट प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ करती है. इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होती है वो ज़्यादा हो जाती है. जब लो जो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एवरेज के साथ कोलाइड करते हैं और एवरेज वाले हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड करते हैं, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती चली जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीट है. ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि वेपराइजेशन होना शुरू हो जाती है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक वापस प्रेशर आता है एक्सटर्नल प्रेशर, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं. एक तरफ वेपर प्रेशर का फोर्स होता है और एक तरफ एक्सटर्नल प्रेशर का फोर्स होता है. अब हमने क्या करना है, वेपर्स की कोशिश होती है कि वो बाहर निकले और एक्सटर्नल प्रेशर की कोशिश होती है कि वेपर्स बाहर ना निकले. हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक टाइम इस तरह का आएगा कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर के. ठीक है, और हम चाहते हैं कि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए ताकि वेपर्स जो है वो ज़्यादा चले जाए. ठीक है, ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. External boiling point of liquid depends upon external pressure. Boiling point of a liquid is controlled by external pressure in such a way that it can be increased by increasing external pressure. जैसे एंड वाइस वर्सा. अगर हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास वेपराइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता जाएगा. अगर हम हीट कम कर देंगे तो ऑब्वियस बात है कि वेपराइजेशन का प्रोसेस है वो भी हमारे पास कम होता चला जाएगा. दिस प्रिंसिपल इज यूज इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर. ठीक है, प्रेशर कुकर की हमारे पास वर्किंग है. ये आपके पास अब देख लें ज़रा, ये आप लोगों के टेबल है किस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है कि ईथर का क्या है, हमारे पास वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे क्या बन रहा है. ये सारे जो हैं आप लोगों के, ये जो आप लोगों का रह गया था इसको मैं ज़रा रीड कर दूँ. शोज़ द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर ethyl alcohol and water with the increase of temperature at 0 degree Celsius. The vapor pressure of diethyl ether is 200 millimeter mercury, of ethyl alcohol 25 millimeter of mercury, while that of water is about 5 millimeter mercury. When they are heated, vapor pressure of diethyl ether increase rapidly and become equal to atmospheric pressure at 34.6 degree Celsius. मैंने कहा कि पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास वेपर प्रेशर कितना था, हमारे पास 200
था, मिलीमीटर मरकरी था 0 डिग्री पे। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो जल्दी जल्दी वेपराइजेशन का प्रोसेस इसमें हो गया है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत वीक थी, ठीक है। While vapor pressure of water increase slowly because intermolecular forces of water are stronger, the figure show the vapor pressure increase very rapidly when the liquids are near to boiling point. ये आप लोगों का टॉपिक है, या आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ इसमें अगर आपको मुश्किल लगे, कोई पॉइंट आपको समझ ना आए, तो आप लोग लाजमी पूछिएगा, क्योंकि मैं वही बार बार कहती हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। रट्टा लगाने से आपको केमिस्ट्री याद हो जाएगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा कोई नहीं होता पढ़ने का। तो अच्छे तरीके से याद करिएगा, समझ के याद करिएगा। कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।